हाँ, तो जो ब्रांड्स होते हैं वो ये चीजें दिमाग में रख के आपके लिए गारमेंट्स बना रहे हैं। हाँ आपको मिल रहे हैं, आप पहनिए। और उनका जो प्राइस होता है दैट इज ऑल्सो हायर, रेगुलर उससे रेगुलर कपड़ों से हाई होता है जो सस्टेनेबल गारमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक एक के गारमेंट्स और अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही एक अच्छे फैब्रिक का पैरामीटर डिसाइड होता है। मेरे को कोई भी रोज रिक्वायरमेंट्स आ रही है मेरे पास में कि हमें ये चीज चाहिए, और उसके लिए मैं रोज नए सप्लायर से बात भी कर रही हूँ एंड उनसे नई नई चीजें सीख भी रही हूँ। तो दैट इज व्हाट encouraging me to go to work every day. Being a merchandiser, you should know everything from top. कौन सी बायर से भी बात करनी आनी चाहिए, और एक जो दिहाड़ी वाला मजदूर है उससे भी बात करनी आनी चाहिए। सबसे बात करनी आनी चाहिए। फैब्रिक को बनने में बहुत चीजें लगती है। दो तरीके के फैब्रिक होते हैं बेसिकली, नेचुरल, सिंथेटिक, और एक तीसरा टाइप भी है जिसपे मैं अभी नहीं जानी चाहूंगी। नमस्कार दोस्तों, आपका फॉक्सी पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं स्ट्रेंजर मैन आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेके आया हूँ, और मेरे साथ जुड़ बैठी हैं फिर से निशा बजाज। आपको प्रॉमिस किया था कि हम मर्चेंडाइजिंग के बारे में, टेक्सटाइल के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए निशा बजाज ने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला है। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो निशा बजाज, आपने इस इंडस्ट्री में कैसे एंट्री ली और कैसे आपका मन बना कि मेरे को ये करना चाहिए? ओके, सो इस इंडस्ट्री में एंट्री लेने से पहले मैंने 5 साल फैब्रिक एंड अपैरल साइंस किया है। ओके, 5 साल? ओ हाँ, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस पढ़ा है। तो उसके बाद मुझे कुछ फैब्रिक से रिलेटेड ही करना था। तो फैब्रिक मर्चेंडाइजिंग में आई गेव इंटरव्यू, आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई एम वर्किंग इन इट। ओके, तो मतलब इसमें 5 साल में आपका ऐसा मन नहीं किया कि किसी और फील्ड में, इतना ऐसा इस फील्ड में क्या दिखा आपको कि यार ये एक है जो मेरे लिए बना है और बहुत इंटरेस्टिंग है? ओके, सो बेसिकली आप जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आती है कि ये भी कर लेना चाहिए, ये भी कर लेना चाहिए। हर चीज करने का मन करता है। बीच में कोविड आया था, सोशल मीडिया पे मेरा बहुत कुछ करने का मन करा, तो वो भी ट्राई किया। ठीक है, सब कुछ ट्राई करना हम चाहिए। भी बहुत कुछ करके यहाँ पे आए। हाँ, सब कुछ ट्राई करना चाहिए। लेकिन जो एक आपकी फील्ड है ना जहाँ पे आपने एजुकेशन ली है, मेरा मानना यह है कि मैंने अगर 5 साल उस चीज को दिया है तो मैं 2 साल और दे के अगर उसमें और अच्छे से तरक्की कर सकती हूँ, सो व्हाई नॉट। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट ओनली राइट नाउ, सो दैट मैं उसी में अपना फ्यूचर बना सकूं। बाकी सब चीजें भी चलती रहती हैं, आती रहती हैं, बट जो मैंने एजुकेशन ली है मैं उसमें अपना बेस्ट दे सकती हूँ बेसिकली, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग इन इट। नहीं, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो 5 साल पढ़ते हैं, उसके बाद में किसी और ही फील्ड में चले जाते हैं, हालांकि वो अलग बात है। तो लोग उन्हें इंजीनियर्स भी कहते हैं शायद। एग्जैक्टली आप तो मिल रखे हैं उनसे। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो फैब्रिक मर्चेंडाइजर में आपका रोल क्या होता है एग्जैक्टली? ये चीज होती क्या है, ये हमारे दर्शक थोड़ा जानना चाहते हैं। रोल मेरा ये रहता है कि जितने भी बायर्स हैं मेरे या एक्सपोर्टर्स हैं, हम एक्सपोर्टर्स को भी फैब्रिक सप्लाई करते हैं, तो उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है कि एक छोटा सा उनके पास फैब्रिक का टुकड़ा है, पूरा फैब्रिक नहीं है, दे हैव अ सिंगल पीस ऑफ फैब्रिक। अब उन्हें वो पसंद आया है एंड दे वांट कि उसको पूरा प्रोडक्शन चाहिए उन्हें उस फैब्रिक का। सो जो उस छोटे से टुकड़े से पूरे फैब्रिक बनाने की जो जिम्मेदारी है पूरा फैब्रिक बनवाने की एंड देन उन्हें सप्लाई करने की, दैट रोल आई प्ले। एक छोटे से टुकड़े से उसको कैसे रेप्लिकेट करना है, उनकी डिमांड्स को कैसे मीट करना है, उस डिजाइन को कैसे आगे बनवाना है, दैट इज माय रोल। एक्चुअली मेरे फादर भी इसी इंडस्ट्री से थे, तो मैं भी ऐसी कत्तल, हमें हिंदी में कत्तल बोलते हैं उसको, तो कत्तल लेके घूमता था कि ये इसका धागा दे दो, ये दे दो, और अलग अलग जाते थे। तो ये चीजें मैंने भी थोड़ी बहुत देखी है। तो एग्जैक्टली आपका डेली रूटीन में रोल क्या रहता है एज अ इन ऑफिस की? आप क्या एग्जैक्टली करते क्या है? हाँ, अगर अब मेरे को कोई बायर बोल रहा है कि मेरे को ये फैब्रिक बनवाना, तो मैं उसी फैब्रिक में जुट जाती हूँ कि ये मैं कहाँ से सोर्स कर सकती हूँ, कौन से इंडिया के पार्ट से उसको सोर्स कर सकती हूँ। कॉटन है तो
महाराष्ट्र में कई प्लेसेस है जहाँ पे उसकी लूम्स चलती है, तो मैं वहां से सोर्स कर सकती हूँ। अगर वो सिंथेटिक्स में कुछ है, बेसिकली अगर पॉलिएस्टर है तो वो मैं सूरत से सोर्स कर सकती हूँ। तो बेसिकली आई कॉन्टैक्ट दोज वीवर्स एंड दो सप्लायर्स और उनसे बात करती हूँ कि ये डिजाइन आप बनाते हैं, अगर नहीं बनाते तो आप कैसे बना सकते हैं, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी, क्या कॉस्टिंग पड़ेगी। फिर वो कॉस्टिंग आगे देती हूँ मैं कि ये कॉस्टिंग पड़ जाएगी इस फैब्रिक की, एंड देन everything is getting from a single piece of that fabric to get it made in a production. So वो मेरा रोल रहता है। एक फैब्रिक को बनने में काफी टाइम लगता है, ये नहीं होता कि अभी आपने मांगा और वो अगले 2 दिन में या 3 दिन में बन के मिल जाएगा। It takes months to make a fabric. So throughout that procedure we have many SOPs to follow in that also. So वो चीजें सारी देखनी पड़ती। एक फैब्रिक मर्चेंडाइजर बनने के लिए वैसे क्या मैंने वैसे सुना है जैसे डिप्लोमाज भी होते हैं इसके और डिग्रीज भी होती है, तो इन दोनों चीजों में फर्क क्या है एग्जैक्टली कि एक डिग्री का और एक डिप्लोमा का फर्क क्या है एग्जैक्टली? ओके, बेसिकली मैंने डिप्लोमा नहीं किया, बट डिप्लोमा क्या होता है कि आप एक छोटी सी चीज पकड़ लेते हैं, जैसे टेक्सटाइल में आपने क्वालिटी पकड़ ली, क्वालिटी का यू आर डूइंग डिप्लोमा, सो यू आर इनटू क्वालिटी ओनली। दैट क्वालिटी यू कैन सी, यू कैन वर्क अपॉन दैट कि क्वालिटी में क्या क्या आता है। क्वालिटी में काफी चीजें आती है, टेस्टिंग आती है सारी की, टियर कैसा है, जो फैब्रिक है उसकी टियर स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी कलर फास्टनेस कैसी है। कलर फास्टनेसेस अगर हम उसे डाई कर रहे हैं तो उसकी जो कलर्स हैं वो कितने दिन में फेड होंगे, सनलाइट से कैसे फेड होंगे, वो पानी से कैसे फेड होंगे, वो स्वेट से कैसे फेड होंगे, दैट कम्स इनटू क्वालिटी। तो डिप्लोमा जो होता है वो एक स्पेसिफिक रोल के रिगार्डिंग होते हैं कि वो अगर वो क्वालिटी का कर रहे हैं तो वो क्वालिटी में कर सकते हैं। अब मैंने डिग्री करी है, 5 साल की डिग्री ली है मैंने, उसमें 2 डिग्रीज ली है, BSc एंड MSc। तो उसमें आई हैव डन एवरीथिंग फ्रॉम फैब्रिक टू अपैरल। अपैरल में भी आपको अगर कोई फैब्रिक, मतलब सबसे पहली जो बात आती है ना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको फैब्रिक क्यों चाहिए बेसिकली। अगर आपको स्कर्ट बनानी है तो यू विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक रिक्वायरमेंट। ओके, सो उसमें मैं वो चीज भी देखूंगी कि अगर मेरे को स्कर्ट बनानी है तो मेरे को उसमें कैसा फैब्रिक चाहिए होगा, व्हाट काइंड ऑफ फैब्रिक। अगर मुझे किड्स वेयर बनाना है तो किड्स वेयर के लिए अलग टाइप ऑफ फैब्रिक चाहिए होता है, कलर्स अलग होते हैं, आई कैचिंग कलर्स होते हैं, तो वो कलर्स भी मेरे को देखने पड़ेंगे, राइट। तो अब मेरे को उसकी क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी, उसके बाद में वो किड्स को हार्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं एक डिग्री ले रही हूँ तो उसमें मेरे को सब कुछ मिल रहा है, सारी चीज का एक्सपोजर मिल रहा है। आई डू नॉट नो कंप्लीटली रिगार्डिंग डिप्लोमा, बट डिप्लोमा की मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, इफ यू आर डूइंग सम पर्टिकुलर थिंग तो वो आप पर्टिकुलर थिंग पे ही काम करोगे। बट एज अ डिग्री होल्डर, अगर मैं उसमें डिग्री होल्ड कर रही हूँ, सो मैं तो उसमें हर एक चीज देख रही हूँ। अगर मेरे को वो गारमेंट बनवाना है तो मुझे उसकी क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी, उसका डिजाइन भी देखना पड़ेगा, उसका कंस्ट्रक्शन भी देखना पड़ेगा, और अगर उसमें फैब्रिक लग रहा है तो उसमें मेरे को क्या क्या चाहिए होगा। GSM अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर हमें ट्राउजर्स बनाने हैं तो उसमें जो GSM होगा वो हैवी GSM चाहिए होगा। आप लाइट GSM का, लाइट वेट फैब्रिक का ट्राउजर नहीं बना सकते, वो उसको होल्ड ही नहीं कर पाएगा ट्राउजर, है ना। तो वो चीजें सारी देखनी पड़ती हैं। ओके ओके, बहुत सारी नॉलेज एक साथ मिल रही है, मजा आ रहा है। तो एग्जैक्टली अगर कोई आम आदमी ये चीज जानना चाहे अब गारमेंट लेते टाइम कि खरीद रहा है कुछ चीज, कपड़े खरीद रहा है, तो जैसे आपने तो 5 साल की डिग्री करी है, आप तो पहचान लोगे, डिप्लोमा वाला भी पहचान लेगा, लेकिन जिस बंदे को नॉलेज नहीं है, वो डेली वो शॉपिंग करने जा रहा है, तो वो कैसे पहचाने? इसका कोई ट्रिक या हैक कुछ है? अच्छा, एज अ कॉमनर आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको क्या पहचानना, मतलब क्या चीज पहचाननी है शॉपिंग करने से पहले? व्हाट एक्चुअली हम लड़के you have in हैं mind? हम लड़के हैं तो हमें ये होता है कि बजट में होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद अच्छा दिख रहा है, ये होता है, और कलर कैसा है, बस हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, और हमें फिट आ रहा है बस। हाँ, तो जो ब्रांड्स होते हैं वो ये चीजें दिमाग में रख के आपके लिए गारमेंट्स बना रहे हैं, हाँ आपको मिल रहे हैं, आप पहनिए। शिट तो मतलब किसका कोई हैक है वैसे? कैसा मतलब कि पहचान हो पाए कि आप फैब्रिक देखिए, अच्छा है नहीं है? मेरे साथ शॉपिंग पे चलना कभी, मैं सिखाऊंगी। ओके, तो मेरी शॉपिंग फिक्स हो गई है दोस्तों। तो अच्छा, वैसे बाहर के जो फैब्रिक होते हैं और इंडिया के जो फैब्रिक होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, कितना डिफरेंट होता है ये? ओके, बेसिकली हर एक कंट्री का आप कहेंगे कि
अपर हैंड होता है किसी ना किसी एक चीज में। इंडिया को कहते हैं कि हम जो है ना स्पिनिंग के कैपिटल है, वी आर वेरी गुड इन स्पिनिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो ऐसे ही चाइना है जिनका प्रोसेसिंग पे अपर हैंड है। प्रोसेसिंग क्या होती है, फैब्रिक एक बार बन तो जाता है बट वो जो लूम से निकलता है ना, लूम से निकलते ही उसमें वो फिनिशिंग नहीं होती, वो कलर डाइंग उसमें बाद में होती है, प्रोसेसिंग बोलते हैं उसको। दैट प्रोसेसिंग में चाइना का बहुत ज्यादा अपर हैंड है कि इंडिया को मैच करने के लिए उस तरीके की टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। तो हर एक कंट्री का अलग अलग बेसिक्स रहते हैं, अपर हैंड रहता है हर एक चीज में। तो जहां तक मुझे पता है कि इंडिया इज गुड इन स्पिनिंग एंड चाइना इज गुड इन प्रोसेसिंग, तो मैं यहाँ के फैब्रिक्स में अगर चाइना की प्रोसेसिंग मिल रही है मेरे को, तो दैट विल मेक अ बेस्ट फैब्रिक। ओके, तो ये जो ये ग्रीन वॉशिंग के बारे में हम पढ़ते हैं कि ग्रीन वॉश है, तो ये कितना ट्रू है कितना फॉल्स है, कि ये ग्रीनरी को कितना ध्यान में रख के ये चीजें बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, हमें बनाते हैं ये है क्या एग्जैक्टली? अच्छा, ग्रीन वॉशिंग में पहले टर्म समझा देती हूँ। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है कि आप दर्शकों को प्लीज समझा दीजिए। हाँ, कि आप किसी आउटलेट में जाते हैं, वहां पे वो अपने रेगुलर जो कपड़े हैं, रेगुलर गारमेंट्स हैं, वो तो सेल कर ही रहे हैं, साथ में उन्होंने एक सेगमेंट बना दिया कि ये हमारे सस्टेनेबल गारमेंट का एक वो है। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी वाले आपको गारमेंट्स मिलेंगे पूरे, और उनका जो प्राइस होता है दैट इज ऑल्सो हायर, रेगुलर उससे, रेगुलर कपड़ों से हाई होता है जो सस्टेनेबल गारमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी एज अ कंज्यूमर हमें तो नहीं पता ना कि वो कितने सस्टेनेबल हैं, जो गारमेंट्स वो लोग सेल कर रहे हैं, जो हाई प्राइस पे भी सेल हुए जा रहे हैं। सो इस टर्म को कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। आपको नहीं पता कि उसमें सस्टेनेबिलिटी कितनी है, हो सकता है उसमें 10% हो सकता है उसमें 20% सस्टेनेबिलिटी हो, बाकी 80% इज नॉट। तो आपको तो वो सेल हो रहा है टोटली सस्टेनेबल बोल के, सो दैट इज अ टर्म ऑफ ग्रीन वॉशिंग। मतलब ब्रेन वॉश से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। नया टर्म दोस्तों, ग्रीन वॉशिंग। हाँ, ग्रीन बोल के, सस्टेनेबल बोल के आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कंज्यूमर का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सो दैट्स अ टर्म एंड इन रियल इट हैपेंस। आप छोटे जो आउटलेट्स होते हैं सिर्फ उनमें ही नहीं, जो मतलब सिर्फ बोलते हैं कि हम बहुत सस्टेनेबल हैं, ये है, कंज्यूमर्स को नहीं पता कि वो कितने सस्टेनेबल है। मैं कोई भी फैब्रिक अभी सेल कर रही हूँ किसी भी ब्रांड को, मुझे नहीं पता वो ब्रांड आगे उसको कैसे यूज कर रहा है, क्या बोल के उसको सेल कर रहा है, ठीक है। तो ग्रीन वॉशिंग इज अ टर्म विच इज इन रियल इट इज हैपनिंग। सिर्फ छोटे ब्रांड्स के साथ ही नहीं, बड़े ब्रांड्स में भी, बड़े आउटलेट्स में भी आपको दिखेगा कि ग्रीन वॉशिंग हो रही है, कि 20% ही वो गारमेंट सस्टेनेबल है, बट आपको वो कंज्यूमर को नहीं पता कि वो पूरा सस्टेनेबल नहीं है, तो दे विल बाय इट एंड अपर प्राइस में, ज्यादा प्राइस देके। तो ये सस्टेनेबल होने में क्या क्या चीजें जो है मैटर करती हैं? ओके, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं इनके? तो देखिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं सस्टेनेबिलिटी के। सस्टेनेबिलिटी में कुछ भी अगर चीज बन रही है तो उसमें केमिकल्स ना के बराबर यूज होने चाहिए। वो किसी भी चीज को हार्म नहीं करना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट में, क्योंकि केमिकल्स जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को एक तरीके से हार्म कर रहे हैं। अभी जो कॉटन है, लोग कहेंगे कॉटन में ज्यादा केमिकल्स यूज नहीं होते, जो ऑर्गेनिक कॉटन है ग्रो करने में ज्यादा केमिकल्स यूज नहीं होते, लेकिन जो कॉटन होती है वो सबसे ज्यादा पानी कंज्यूम करती है वाइल ग्रोइंग, ठीक है। तो उसकी प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। सो अगर पानी इतना वेस्ट हो रहा है, पानी इतना यूज हो रहा है, सो दैट इज नॉट कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। हम एक चीज के ऊपर, एक कॉटन के ऊपर हम इतना सारा अगर पानी यूज कर देंगे, 2000 लीटर पानी कहते हैं कि आपकी एक जीन्स पे यूज होता है, सो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, सो दैट इज नॉट एट ऑल सस्टेनेबल, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी में इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है कि जो पानी है वो कम से कम यूज हो रहा है, केमिकल्स नहीं यूज हो रहे हैं, और अच्छी प्रैक्टिसेस के साथ में, ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस के साथ में आपकी चीजें बनाई जा रही है जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रही हैं। तो एक मर्चेंडाइजर को जो वो डेडलाइन का प्रेशर होता है कि इसी डेट पे चाहिए, तारीख पे तारीख नहीं चाहिए, तो वो तारीख पे तारीख ना लेनी पड़े, तो उस चीज का कितना प्रेशर होता है, किस तरीके से आप उस चीज को हैंडल करते हैं? और डिमांड्स पूरी करना है, तो डिमांड्स इतनी होती हैं कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो इन चीजों को कैसे आप हैंडल करते हैं? ओके, डेडलाइंस का प्रेशर देखिए हर जगह होते हैं, डिमांड्स हर जगह होती है। अगर वी आर गिविंग अ सर्विस, सो वी विल हैव टू केटर टू देयर डिमांड्स, बट कुछ डिमांड्स ऐसी होती है जो अननेसेसरी होती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि फैब्रिक 1-2 दिन में नहीं बन जाता,
उसको टाइम लगता है बनने हम्म। में। अब कुछ बायर्स ऐसे हो सकते हैं जो कहें कि हमें विद इन 10 डेज ये फैब्रिक चाहिए, हमारी डेडलाइन है, हमें मीट करनी है। तो आप उन्हें बस थोड़ी नॉलेज दे दीजिए कि फैब्रिक इतनी जल्दी नहीं बनता। डिटेल में बता दीजिए। डिटेल में ओपन अप होके बता दीजिए पूरा, हाँ। उसके बाद इट इज देयर कॉल इफ दे वांट टू टेक इट और तो नॉट। झूठ भी बोलते होंगे वैसे कुछ लोग तो कि सर हो जाएगा, अरे आप चिंता मत करिए, हम बोल रहे हैं। हाँ, अगर फैब्रिक 15 दिन में बन सकता है और बायर को 10 दिन में चाहिए तो हम वो ऑर्डर ले लेंगे। झूठ अच्छा, बोल के। पैसा भी मैटर करता होगा कि कितना हाँ, पैसा दे रहा है। तो तो मतलब दैट हैपेंस इन एवरी फील्ड, तो हाँ। दैट वर्क्स। बट डिमांड्स, हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी फास्ट मूविंग है कि हर एक चीज बहुत फास्ट फास्ट चाहिए होती है, हर एक चीज के ऊपर बहुत, मतलब अगर मेरे को कोई ऑर्डर मिल रहा है तो मेरे को उसका टीएनए देना है उसी टाइम पे कि हाउ वी विल डू इट, हाउ इज इट गोइंग टू हैपन। तो हाँ, मुझे वो डिमांड्स भी मेरे को पूरी करनी है एंड विद इन अ टाइम लिमिट पूरी करनी है। आई कैन नॉट promise them, give them fake promises और fake expectation set नहीं कर सकते। At starting you have to be very clear कि इतना टाइम लगेगा। कुछ कुछ फैब्रिक्स होते हैं जो बहुत टाइम लेते हैं। मतलब अब कोई नई डेवलपमेंट है जो मार्केट में चल ही नहीं रही है, तो वो तो टाइम लेगी ना, उसको सोर्स करने में भी टाइम लगेगा, उसको बनने में भी टाइम लगेगा। कुछ कुछ होते हैं जैसे बहुत नॉर्मल फैब्रिक्स होते हैं, कैम्ब्रिक होते हैं, वॉयल होते हैं, जो बहुत रेगुलर मार्केट में चल ही रहा है, वो तो आ ही रहा है, ठीक है, रेयॉन है, ये मार्केट में चल ही रहे हैं अभी, तो वो आपको मिल जाएंगे जल्दी से जल्दी। ऐसा रहता तो वैसे एक फैब्रिक को बनने में क्या क्या चीजें लगती हैं, ये थोड़ा आप बताइए। फैब्रिक को बनने में बहुत चीजें लगती है। 2 तरीके के फैब्रिक होते हैं बेसिकली, नेचुरल, सिंथेटिक, और एक तीसरा टाइप भी है जिसमें मैं अभी नहीं जाने चाहूंगी, ठीक है। तो जो नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं वो हमारे प्लांट बेस्ड हो गए, एनिमल बेस्ड हो गए, ठीक है। जो सिंथेटिक होते हैं वो हमारे मैनमेड फैब्रिक्स होते हैं, पॉलिएस्टर हो गया, ये सिंथेटिक फैब्रिक्स जो रहते हैं सारे, ठीक है। तो अगर हम नेचुरल फैब्रिक्स में जाएं तो सबसे पहले तो हमें एक प्रोडक्शन चाहिए। प्लांट से अगर बन रहा है तो कॉटन ग्रो करेगी, लाइक यू आस्क्ड क्या क्या चीजें चाहिए, तो प्लांट चाहिए। उसके बाद में उसके जैसे कॉटन जो होती है वो रुई, उसको हम स्पिनिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। स्पिनिंग करते हैं, देन वीविंग करते हैं, लूम्स पे वीव होता है वो फैब्रिक, ठीक है। तो मतलब बहुत एक लंबे प्रोसीजर से फैब्रिक गुजरता है। उसके बाद में एक ग्रे फैब्रिक बन के आता है। ग्रे फैब्रिक क्या होता है? जिसके ऊपर ना कोई कलर है, ना कोई फिनिशिंग है, इट इज जस्ट अ रॉ फैब्रिक। नो वन विल वियर अ ग्रे फैब्रिक, कोई पसंद नहीं करता है ग्रे फैब्रिक को। फिर उसको हम प्रोसेसिंग यूनिट में डलवाते हैं फैब्रिक को। प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है, उस फैब्रिक को स्मूथ किया जाता है, उसमें से सारे डस्ट पार्टिकल्स निकाले जाते हैं, देन उसको डाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू डिमांड्स ऑफ बायर। तो और अगर प्रिंट चाहिए तो प्रिंट भी किया जाता है, तो फिर प्रोसेसिंग होती है। सो इट्स अ बिग प्रोसेस टू मेक अ फैब्रिक, अ डिजायरेबल फैब्रिक। तो कितना, मतलब एक कोई ऐसा फैब्रिक आपको पता हो जिसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता हो? अगर कुछ भी मार्केट में नहीं चल रहा तो हाँ, उसको टाइम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता हो, बट अगर कुछ भी मार्केट में नहीं चल रहा है, रेगुलर क्वालिटी नहीं है, तो हाँ, इट विल टेक टाइम। उसको स्टार्टिंग से ही हमें बनाना पड़ेगा और उसकी क्वांटिटी भी बड़ी चाहिए होगी। छोटी क्वांटिटी बनाएंगे तो कोई मुनाफा नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है तो ये फैब्रिक भी अपडेट होता रहता होगा कि, तो ये आप कैसे हैंडल करते हैं कि अच्छा ये मार्केट में ये नया आया है, ये डिमांड चल रही है, इसको कहाँ से पकड़ें या फिर ये कहाँ से डिमांड पूरी करें, तो इसको कैसे आप हैंडल करते हैं? वही हमारा काम है कि अगर कुछ अलग से रिक्वायरमेंट आ जाए, कोई बोले हमें हेम्प फैब्रिक चाहिए विद नेचुरल डाइंग, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन बना रहा है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा हेम्प के फैब्रिक्स कहाँ पे बन रहे हैं, तो वो हम ढूंढते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेचुरल डाइंग कौन कर रहा है, वो देखना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट्स आती रहती है। दिस इज अ वेरी न्यू, जो अभी सस्टेनेबिलिटी में आ रहा है, हेम्प फैब्रिक्स का काफी आ रहा है, क्योंकि हेम्प फैब्रिक्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इजीली बायोडिग्रेडेबल होते हैं। कॉटन से भी जल्दी बायोडिग्रेड होने वाले फैब्रिक्स होते हैं ये, और काफी एक्सपेंसिव आते हैं। तो ऐसी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, सो दे आर मेकिंग फैब्रिक्स आउट ऑफ एवरीथिंग। बनाना के फैब्रिक्स बन रहे हैं, मुझे ऐसी भी रिक्वायरमेंट्स आती क्या है बात कर रहे हो कि बनाना फैब्रिक चाहिए। ओह माय गॉड, मिल्क के फैब्रिक बन रहे हैं, मिल्क एप्पल। फैब्रिक चाहिए। सही है, सही है, सही है। तो आपका कैसे कोई इतने टाइम की जर्नी में कोई एक
ऐसा कोलैबोरेशन या ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें हमारे ऑडियंस से, जो इस इंडस्ट्री में घुसना चाह रहे हैं, कि आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला हो, आपको मजा आ गया हो कि यस ये मजेदार था, या फिर कुछ डार्क साइड देखने को मिली हो? डार्क साइड तो आई वुड नॉट से, एवरीथिंग हैज अ डार्क साइड बेसिकली. हम्म You have to learn from that. Okay, and you have to be out of that as हम्म soon as possible. हम्म देख लो रियलिटी, उसके बाद में उससे बाहर निकलो प्लीज. Pass that on. नहीं। Okay. तो डार्क साइड आई वुड नॉट से, बट हाँ, जहाँ पे मुझे बहुत मजा आया, मुझे ना, मैंने अभी कुछ कुछ फैब्रिक्स हैं जो चाइना से सोर्स करे हैं, सो दे आर वेरी गुड. और वो क्वालिटी इंडिया में देखने को नहीं मिलती है, और उनसे जो गारमेंट्स भी बनते हैं ना, काफी खूबसूरत गारमेंट्स बनते हैं. चीप भी So, होते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ। काफी रेट का काफी फर्क है. आई वुड नॉट टेल यू कि कितना फर्क है, ऐसे पब्लिकली नहीं बोल सकते. ठीक है. हाँ, बट इट इज वेरी गुड. मतलब बहुत अच्छे फैब्रिक्स हैं, और मतलब नेचुरली उसमें वो चीजें होती है ना जो हम ऊपर से करते हैं, जैसे प्रिंट्स वगैरह हम ऊपर से कर रहे हैं, उनमें वो नेचुरली आपको फील दिख जाएगा. मतलब अब मैं उसकी टेक्निकलिटी नहीं समझा सकती, बट इट इज वेरी गुड. तो मेरे को चाइना के साथ जो फैब्रिक्स है उनमें काम करने में बहुत मजा आया, ओके, ये एंड दे अच्छा। आर वेरी प्रोफेशनल एज वेल. तो मतलब अगर आप इस फील्ड में, जो लोग आगे जाना चाहते हैं, बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि इसमें जाऊं या उसमें जाऊं, और जो इसमें जाना चाहते हैं, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कैसा है ये फील्ड, और क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिल सकती हैं, आपको इंटरेस्ट आएगा, ऐसा कुछ? मैंने जो ट्रेडिशन देखा है ना, अभी के आजकल जो लड़के लड़की जो भी हैं, अभी जो एजुकेट होके आ रहे हैं, दे आर नॉट इंट्रीग्ड टुवर्ड्स फैब्रिक्स. They are not. They are more inclined towards garment industry. Okay. So I would recommend कि fabric is also a part of this big textile industry, and everything is starting. Basic unit है fabric. आपके garments नहीं बनेंगे until and unless you have a good sense of fabrics. So you can start with fabric industry. It will give you great insights कि आगे आप किस किस तरीके के गारमेंट्स बना सकते हैं, क्या क्या तरीके के फैब्रिक यूज करके. इफ यू वांट टू स्टार्ट, तो यू कैन स्टार्ट विद फैब्रिक इंडस्ट्री. बट अब हर किसी को हाई लेवल पे जाना होता है. अगर मुझे भी जाना होगा कभी गारमेंट में, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू गो टू गारमेंट. तो मतलब वही मैं कह रही हूँ कि लोग इंट्रीग नहीं होते फैब्रिक इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए, बट आई वुड, जो अभी पढ़ रहे हैं, आई वुड टेल देम कि फैब्रिक इंडस्ट्री में आना चाहिए. सो इट विल गिव यू मच मोर इंसाइटफुल insights into this industry. ओके। तो वैसे मैंने, जैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि प्रोडक्ट मर्चेंडाइजर और प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर, इसमें कुछ फर्क होता है कि क्या सीन है इस चीज का? प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर, अच्छा, जैसे मैं अभी फैब्रिक मर्चेंडाइजर हूँ, मैं प्रोडक्शन में मेरा कोई हाथ नहीं है. जैसे अभी प्रोडक्शन क्या होती है कि जहाँ पे एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे किसी चीज की प्रोडक्शन हो रही है, दे आर मेकिंग द गारमेंट्स. ओके, अगर वहां की प्रोडक्शन हो रही है, सो दे विल हैव दैट प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर ओवर देयर. बट मैं कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट लुकिंग इनटू फैब्रिक्स. हाँ, आई एम जस्ट लुकिंग इनटू द फैब्रिक्स. सो दैट्स अ थिंग कि मेरा फैब्रिक मर्चेंडाइजिंग है, एंड जो प्रोडक्शन को देख रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रही है, दे आर मेकिंग द गारमेंट, सो दे आर कॉल्ड प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर्स. एक अच्छे फैब्रिक के पैरामीटर्स क्या होते हैं? अच्छे फैब्रिक के पैरामीटर्स, ओके, लाइक आई सेड कि अलग अलग तरीके के गारमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो उन अलग अलग तरीके के गारमेंट्स और अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही एक अच्छे फैब्रिक का पैरामीटर डिसाइड होता है. ओके, अगर वही जैसे मैंने बात करी किड्स वेयर की, तो किड्स वेयर के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं. ओके, तो उस किड्स वेयर में सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज नहीं होने चाहिए. ठीक है, और कलर फास्टनेस भी अच्छी होनी चाहिए किड्स वेयर की. ठीक है, कलर फास्ट. और ऐसे ही जैसे स्कर्ट्स हैं या ट्राउजर्स हैं, जैसे मैंने बताया, तो उनकी जो टेंसाइल एंड टियर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, दैट शुड बी वेरी गुड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक दो बारी पहना, स्ट्रेच किया, फट गया. सो दैट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर दैट ट्राउजर्स. ठीक है, और उसके बाद में हम अगर कुछ ऐसा ही बेसिक सा हमें एक दो बारी पहनना है, जैसे आपको
एनुअल डे टाइप के जो फैब्रिक्स हो गए, एनुअल डे पे आपने देखे होंगे काफी शाइनी शाइनी से ब्राइट से फैब्रिक्स होते हैं, और उनकी जो क्वालिटी भी होती है वो काफी डिग्रेडेड क्वालिटी के फैब्रिक्स होते हैं। आप उनको एक बारी में ऐसे करोगे वो सही फट बात। जाएंगे टाइप के। तो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या फैब्रिक विल सूट क्या चीज। सो दैट्स मतलब हम पैरामीटर्स उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। वैसे किस टाइप की आप स्ट्रेटजीज फॉलो करती हैं अपने प्रोफेशन में कि हैंडल करना, क्लाइंट्स को हैंडल करना, जिसके लिए काम कर रहे हो उसको हैंडल करना, जो सैलरी दे रहा है उसको इसको हैंडल करना, तो क्या चीजें आप फॉलो करते हैं? मतलब मैं क्या चीज फॉलो करती हूँ, मैं सबको देखो, सबसे बड़ी जो चीज रहती है जो मैंने सीखा है, क्योंकि इस प्रोफेशनल वर्ल्ड में जो मैंने सीखा है, दैट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और टाइम पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना इज वेरी क्रिटिकल। ठीक है, कि अगर मेरे को कोई भी चीज अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कि यहाँ पे ये चीज स्टक हो गई है, लूम पे जो फैब्रिक है उसकी एक लाइन गलत ड्रॉ हो गई है, मुझे आगे बायर को उसी टाइम बताना पड़ेगा कि जो हमारी लूम चल रही थी उसकी जो एक लाइन है वो गलत ड्रॉ हो गई है, तो हमारा जो फैब्रिक है वो भी थोड़ा सा गलत निकला है। उसी टाइम बताना पड़ेगा, और लूम वाले को मुझे उसी टाइम बताना पड़ेगा, ताकि मैं उसका उस चीज को संभाल सकूं वहीं पे। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जो चीज है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होती है इस वर्ल्ड में। ठीक है, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ मैं कहीं से भी, मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो मैं अपने सीनियर को वो चीज बताऊंगी। अगर नहीं बताऊंगी तो वो चीज हाथ से निकल सकती है कभी भी। तो ये चीज मैंने सीखी है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन इज अ प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। कल को मुझे मेरा बायर बोल सकता है कि आप मुझे ये फैब्रिक कैसे दे रहे हो, अगर इसमें एक लाइन थोड़ी सी भी इधर उधर हो रखी है, तो वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन रिजेक्ट कर सकता है बेसिकली। अगर वो पूरा प्रोडक्शन रिजेक्ट करेगा, सो दैट विल कॉज मी मोर लॉस, राइट। लेकिन अगर हम उसे उसी टाइम पे संभाल लेंगे, उसी टाइम पे उस बायर को बता देंगे, तो क्या पता वो अप्रूवल दे सके उसके ऊपर, उस मिसिंग लाइन के ऊपर अप्रूवल दे सके, क्या पता। So that's an important thing. तो ऐसा फैब्रिक मर्चेंडाइजर, जैसे हर फील्ड एक इवॉल्व होती है, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री इवॉल्व होती है, न्यू न्यू कोडिंग्स आती हैं, बंदे उन चीज़ों को पढ़ते हैं, उन चीज़ों को चेंजेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, हर फील्ड में होती है। जैसे मेरा ही डायरेक्टर है, मेरे लिए अलग अलग गालियाँ लेके आता है। तो आपके फील्ड में कैसे मतलब ये चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं कि एज अ मर्चेंडाइजर आप कैसे अपने फील्ड को चेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि मेरे टाइम पे जब मेरे फादर करते थे तो जितना मैं अब सुन रहा हूँ उस हिसाब से बहुत अलग था। ठीक है, पहले तो मेरे ख्याल से एक मालिक होता था, वहाँ कारीगर्स होते थे, खुद ही जाते थे, खुद ही आते थे। मेरे मतलब एक स्टोरी है वैसे कि मेरे फादर रोज बोलते थे मैं पार्टी से मिलने जा रहा हूँ। मैं सोचता था ये पार्टी से कैसे मिलने जा रहे हैं यार, और फिर बाद में पार्टी से मिलके आके और घर पे आके बोलते थे खाना लगा दो। मैंने कहा अभी पार्टी से आ रहे हैं और फिर घर पे खाना मांग रहे हैं। फिर बाद में जैसे बड़ा हुआ तो समझ में आता था अच्छा पार्टी मतलब एक न्यू क्लाइंट। क्लाइंट। हाँ, तो ऐसे कैसे इवॉल्व हो रही है आपकी फील्ड एज अ मर्चेंडाइजर, आप कैसे इवॉल्व हो रहा है? न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसके साथ में ही न्यू न्यू डिमांड्स आ रही हैं अभी बायर्स की। ठीक है, जो जैसे जैसे न्यू डिमांड्स आती है तो हमें उसको केटर करना पड़ता है, तो उसके साथ ही हम इवॉल्व कर जाते हैं बेसिकली। ठीक है, कैसी भी डिमांड हो सकती है बायर की। अभी मैं उस टेक्निकलिटी को बेसिकली नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि बेसिक्स आने चाहिए उससे पहले। बेसिक ठीक, बेसिक समझा दो। हाँ, तो जैसे अगर क्लाइंट की कोई भी रिक्वायरमेंट आ रही है, मुझे यार्न डाइट के साथ में डॉबी भी चाहिए। सो अभी यार्न डाइट क्या होता है कि फैब्रिक को डायरेक्टली लूम पे डाई करके बना देते हैं, मतलब उसको आपको बाद में डाई करने की, फैब्रिक को बना के और उसके बाद डाई करने की जरूरत नहीं होती। आप पहले यार्न्स को डाई कर रहे हो, मतलब थ्रेड्स को डाई कर रहे हो, उसके उसको आप सीधा लूम पे लगा के आपने कपड़ा बना दिया, उसके बाद में उसे कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। होती है प्रोसेसिंग की, लेकिन वो डाइंग वाले प्रोसेस की जरूरत नहीं है। तो उसमें ही वो कह रहे हैं कि हमें डिजाइन्स भी चाहिए, उसी यार्न डाइट में उनको अलग अलग तरीके के डिजाइन्स भी चाहिए। तो वो इवॉल्व हुआ हमारे लिए कि हम नए नए डिजाइन्स उनको प्रोड्यूस करके दे पा रहे हैं। एक जो और प्रोसेसिंग यूनिट का जो स्टेप है वो तो स्किप हो ही गया वहां पे। तो एज अ जैसे हर फील्ड में ना एक गोल होता है कि ये एक हाई पॉइंट है, यहाँ तक तो जाना है। तो जितने भी लोग फैब्रिक मर्चेंडाइजर बन रहे हैं, प्रोडक्ट मर्चेंडाइजर बन रहे हैं, तो उनके लिए एक गोल दिखना चाहिए ना कि मैं अगर इस फील्ड में जाता हूँ तो मुझे यहाँ तक तो पहुँचना है। अगर वो जॉब
फॉलो कर रहे हैं तो कि यहाँ है, तो वो क्या है एग्जैक्टली इन दिस फील्ड? अभी देखो, जितने भी मैंने जिनके साथ में उठती बैठती हूँ, मैंने देखा है कि सबको जो ये फैशन वीक्स होते हैं, पेरिस फैशन वीक, मिलान फैशन वीक, इसमें अपना अपना कुछ ना कुछ शोकेस करना है। तो अगर मैं फैब्रिक से रिलेटेड बोलूँ, तो मेरे को अगर कोई बायर, अभी मेरे को रिसेंटली मिले थे एक बायर जिनका है पेरिस फैशन वीक में प्रोडक्शन, पेरिस, वो अपनी शोकेस करेंगे माय एंड गॉड। वी आर सोर्सिंग फैब्रिक्स फॉर देम। ओके, सो इनडायरेक्टली से ही हमारे फैब्रिक्स भी वहां पे शोकेस होंगे विद दैट ओके। गारमेंट। सो या, अभी तो वही है एक हाई पॉइंट। हाई पॉइंट होना चाहिए, जरूरी होता है हाई पॉइंट। बहुत लोग अलग तरीके से हाई होते हैं, हमारा हाई ये तो वैसे आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज क्या लगती है इस फील्ड के बारे में, जो आपको मतलब डेली एक पुश दे रही है इस फील्ड में जाने के लिए, डेली सुबह उठने के लिए? वो आपने जो पिछले पॉडकास्ट में क्या कहा था कि 7 बजे उठना जरूरी है, तो 7 बजे उठ कैसे रहे आप? देखो, मैं 7 बजे नहीं उठती हूँ। सॉरी। मैं जितना लेट हो सके उतना लेट उठने की ट्राई करती हूँ, अच्छा, बट ऑफिस भी जाती हूँ। ओके। ठीक है, तो अभी मैं कैसे उठ पा रही हूँ, क्योंकि मुझे रोज नई नई चीजें सीखने को मिल पा रही हैं। मतलब अगर क्या हाँ एग्जैक्टली क्या आपको एक्साइट कर रहा है इस फील्ड में? हाँ, देखो, एक्साइटमेंट ये रहती है कि मैं एक तो रोज नए सप्लायर से बात करती हूँ। मेरे को कोई भी रोज रिक्वायरमेंट्स आ रही है मेरे पास में कि हमें ये चीज चाहिए, और उसके लिए मैं रोज नए सप्लायर से बात भी कर रही हूँ एंड उनसे नई नई चीजें सीख भी रही हूँ। तो दैट इज व्हाट एनकरेजिंग मी टू गो टू वर्क एवरी डे। तो ये नेगोशिएशन का जो पार्ट होता है आपका, ये मतलब मेरे ख्याल से औरतों का फेवरेट पार्ट है, नेगोशिएट करना। मेरे ख्याल से इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो प्याज से लेके आलू से लेके हर चीज फैब्रिक्स नेगोशिएट में कर भी सकते हैं। नेगोशिएशन। तो वो नेगोशिएशन कैसे आप हैंडल करते हैं, उसका कोई हैक है, ट्रिक है? नहीं, बताइए आप हैक मुझे या ट्रिक मुझे नहीं अपनी है। सैलरी डिस्कस करनी है मार्केट एक्चुअली। एनालाइज करके कि मार्केट को पहले एनालाइज करना पड़ता है कि जो बाकी सप्लायर्स हैं या बाकी जिनके साथ में शायद काम भी नहीं करना चाहती अच्छा। उनसे भी पूछना पड़ता है कि आप कितने रेट में दे रहे हैं, आप कैसे बना रहे हैं, क्या आपका डिलीवरी वगैरह क्या है। ऐसा हर चीज को देखनी पड़ती है, डिलीवरी टाइम भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई मुझे कम प्राइस में दे रहा है और वो दे रहा है कि 3 महीने बाद फैब्रिक ले लेना, मैं नहीं लूंगी। मुझे टाइम भी देखना पड़ता है, डिलीवरी टाइम भी देखनी पड़ती है, उसके बाद में मुझे कॉस्टिंग्स भी मैच करनी पड़ती है। तो हाँ, मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद ही यू गेट टू नो दी व्हाट इज बेटर इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड एवरीथिंग। तो वैसे टेक्नोलॉजी किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो रही है फैब्रिक मर्चेंडाइजर में, या फिर टेक्सटाइल में? किस तरीके से डेली बेसिस पे टेक्नोलॉजी इसमें आ रही है, तो उसमें क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? क्या चेंजेस मैं टेक्नोलॉजी में देख रही हूँ? देखो, मैंने एआई को बहुत यूज करने की ट्राई करी कि मैं उससे कुछ सोर्सिंग वगैरह करवा सकूं हाँ फैब्रिक्स हाँ। की, बट उसमें तो वो मेरे को हेल्प नहीं हो पाई अच्छा। टू बी सीरियस। हाँ, क्योंकि जैसे जो सप्लायर्स होते हैं, वो हो सकता है कि कुछ छोटे सप्लायर्स हो, और तो वो लोग नहीं मिल पाते हैं एआई के थ्रू में। ठीक है, तो एक एआई वाली टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे हो गई हमारी फेल। हम्म ठीक है, अब दूसरी चीज है कि हम डेली लाइफ की टेक्नोलॉजी बोले तो हाँ, मुझे कुछ भी ट्रैक करना है तो अपना डेटाबेस कलेक्ट करने के लिए आई नीड सम प्लेटफॉर्म्स विच वी यूज सम प्लेटफॉर्म्स वेयर वी कलेक्ट। हमारा जो पूरा डेटाबेस है वो रहता है, बायर्स का रहता है डेटाबेस, एक्सपोर्टर्स का डेटाबेस रह रहा है, उसके बाद में सप्लायर्स जो हमें सप्लाई कर रहे हैं उनका डेटाबेस रह रहा है। तो हाँ, टेक्नोलॉजी, इतनी ही टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसमें। ओके। तो वैसे जो इस फील्ड में आना चाहता है, ठीक है, आप उसको क्या एडवाइस कर सकते हैं कि एज अ मर्चेंडाइजर आपको ये चीजें देखनी चाहिए, या फिर इन चीजों पे ध्यान दो ताकि इस फील्ड में आप आ पाओ और उस लेवल पे आप पहुंच पाओ? कम्युनिकेशन एंड रिलेशंस। ओके, तो ये आपके लिए किस हिसाब से हेल्प करें, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन। हाँ, डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप मुझे बोलने का मौका दें। हाँ। हाँ, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, बट आपको एक अपनी बात रखनी आनी चाहिए। हम्म कम से कम बोलो बट अपनी बात रख दो, उतनी ही कम्युनिकेशन चाहिए। से
इसको करते करते जब आप अपनी बात रखना स्टार्ट करोगे और अच्छे से हर एक चीज की इन डेप्थ में घुसोगे तो आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी हेल्प होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन लीड्स टू अ गुड रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो ये दोनों चीजें हैंड्स ऑन होनी चाहिए जो भी इस फील्ड में आना चाहता है। अगर आपको चाहिए कि आपको कम्युनिकेट करना पसंद नहीं है ज्यादा, या यू डू नॉट लाइक टू टॉक टू पीपल एंड नेगोशिएट विद देम, और रिलेशनशिप मेंटेन करना नहीं पसंद, तो ये फील्ड देन नहीं हो सकती आपके लिए। तो वो फैब्रिक सिलेक्शन और उसका कॉस्ट किस क्या पैरामीटर आपके हिसाब से कि ये चीजें होनी चाहिए तभी मैं उसको आगे देखती हूँ कि हाँ आई कैन गो फॉरवर्ड। देखिए, फैब्रिक सिलेक्शन मैंने जैसे बताया कि इसी इन्हीं चीजों पे होता है कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ बायर्स मेरे ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ चीजों से सख्त नफरत है, लाइक पॉलिएस्टर हो गया, सिंथेटिक, नायलॉन है, इन इन ये चीजें उनको नहीं चाहिए होती। तो जो मैं फैब्रिक सिलेक्ट करूंगी वो मेरे नेचुरल फैब्रिक्स ही होंगे। ठीक है, तो उस पे उन चीजों पे मेरा एक पैरामीटर ये हो गया कि बायर को क्या चाहिए फैब्रिक सिलेक्शन के लिए। दूसरा पैरामीटर ये हो गया फैब्रिक सिलेक्शन के लिए कि उसकी कॉस्टिंग क्या बैठ रही है। ठीक है, अगर मैं कॉटन ले रही हूँ तो हो सकता है जो कॉटन है वो मेरा हाई रेट का पड़ रहा हो, तो मैं उसकी जगह पे देख सकती हूँ कि मेरे को रीजनरेटेड फैब्रिक्स मिल जाए, विस्कॉस मिल जाए या लायोसिल मिल जाए, इस तरीके के फैब्रिक मिल जाए जो थोड़े सस्ते पड़ेंगे। तो कॉस्टिंग दूसरा पैरामीटर हो गया वाइल सिलेक्टिंग द फैब्रिक। ठीक है, और उसके बाद तीसरा पैरामीटर होता है डिलीवरी टाइम। मुझे उस फैब्रिक को, मुझे अगर कुछ भी बनाना है तो मुझे वो चीज जल्दी से जल्दी चाहिए होगी, तो मैं उसका जो थर्ड पैरामीटर है कि मुझे वो कितना जल्दी मिल सकता है फैब्रिक, सो दैट इज द थर्ड पैरामीटर ऑन सिलेक्टिंग द फैब्रिक। तो वैसे एज अ मर्चेंडाइजर क्या अथॉरिटी होती है मर्चेंडाइजर की कि उसको वैसे हर चीज बतानी पड़ती है या फिर कुछ चीजें उसके हाथ में होती है कि वो खुद से डिसीजन ले लेता है? जैसे मैं पॉडकास्ट या कुछ भी करता हूँ तो मेरा जो डायरेक्टर है वो मुझे बोलता है कि हम इक्वल हैं, लेकिन जब मैं कुछ डिसीजन लेता हूँ तो कहता है नहीं तू चुप रहे। तो एज अ आपके ऐसे फील्ड में क्या ऐसा है? हाँ, हर चीज का डिस्कशन करने के बाद ही मैं कोई डिसीजन पे आती हूँ। जहाँ मैं डिसीजन ले सकती हूँ, छोटी-मोटी कुछ चीज़ें होती हैं, मैं डिसीजन ले सकती हूँ। कोई डिज़ाइन की प्रॉब्लम हुई है, कुछ भी हुआ है, सो आई कैन टेक डिसीजंस ऑन दैट। ओके, बट हर एक चीज़ में लाइक आई सेड कि कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, तो हाँ, हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ अपने जो मेरे ऊपर है सिर्फ़ उनसे ही डिस्कस करती हूँ। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, तो हम थर्ड पर्सन को भी इंक्लूड करते हैं। हम बायर को भी इंक्लूड करते हैं। उसके बाद अगर बायर भी उस चीज़ पे नहीं आ पा रहा है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है, तो हम जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों को इंक्लूड करके देन डिसीजन लेते हैं। तो वैसे कभी ऐसा सिचुएशन आया कि मतलब ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है, जल्दी डिसीजन लेना है और वरना वो डील चली जाएगी, या फिर और आप कॉल मिला रहे हाँ, हो तो डेली आते हैं डेली ऐसे। होता है? ओह माय गॉड! तो कैसे हैंडल करते हो उस सिचुएशन को? अ, और उस कभी ये डांट पड़ी है उसके बाद ऐसे कि नहीं ये अरे, नहीं अरे! करना था? डाँट वगैरह तो चलता रहता है यहाँ पे। मेरी भी चलती रहती है। तो डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है देखिए, अ, लेकिन अगर देखो आप कह रहे हो कॉल मिला रहे हो, अगर कोई एक कॉल नहीं उठा रहा तो हमारे पास में सपोर्ट है, वी हैव सपोर्ट ऑफ, अ, मैं किसी और को भी इंक्लूड करके वो डिसीजन ले सकती हूँ। तो किसी और को मोहरा बना के आप कहते कि नहीं इसने भी बोला था मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूँ, तो ऐसा ये नहीं है, हाँ, बट अकेले डिसीजन नहीं, जिन लोगों के पास में वो पावर है, हाँ, हम उनसे डिसीजन ले सकते हैं। डिजाइनर के पास में वो पावर होती है, बायर के पास में वो पावर होती है। अगर आपके ऑफिस वाले नहीं सुन रहे हैं, नहीं डिसीजन अभी ले पा रहे हैं, तो हम सबसे पहले उस बायर के पास ही जाएंगे, क्योंकि जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको बेस्ट डिसीजन लेना आता है। हम्म जिसकी वो रिक्वायरमेंट है, जिसको गारमेंट बनाना है, उसको डिसीजन लेना इज ऑलवेज बेटर कि उस पे छोड़ दो डिसीजन को। अच्छा, वैसे बायर्स किस तरीके के अनरीजनेबल रीजंस देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, और आप कह रहे हो कि कितने इलॉजिकल बात कर रहे हो यार। तो ऐसा होता है और किस तरीके के बहाने आपको सुनने को मिलते हैं, या फिर कोई पलट जाता हो अपनी बात से, तो ये चीजें कैसे फेस? ईमेल पे रखो हर एक चीज, अच्छा। तो पलटने की बात हाँ होती है, बट आप उसी टाइम उन्हें वो दिखा दो, ये अच्छा, देखिए लिखा हुआ है आपने मेल बोला के है, ऊपर। लेकिन कभी कभार होता होगा कि ईमेल के बाद भी वो बंदा पलट जाता होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होता है?
स्क्रीनशॉट्स अच्छा, कि ऑलवेज तुम्हें ये भी बोल सारे सबूत इकट्ठा करो, सबूत इकट्ठा करना जरूरी है मतलब। कर। तो आपने ऐसे यूज किया है सबूत हाँ हाँ हाँ, कि ये देखिए आपने खुद बोला है, लेकिन मतलब कुछ होता है एक होता है। ऐसी कोई स्टोरी? देखो हम इतने डेली लाइफ में हम लोग इतने सारे काम करते हैं, वो बेचारे क्लाइंट्स भी इतने सारे काम करते हैं कि कुछ कुछ माइंड से स्किप हो जाता है। मेरा एक क्लाइंट है कि वो मेल पे ना हमेशा ऑर्डर देते टाइम कुछ लिख देता है, और वो जब ऑर्डर खत्म कंप्लीट होने वाला होता है तो वो भड़क रहा होता है उसी चीज पे कि आप इतनी लेट डिलीवरी कैसे दे सकते हैं। फिर मेरे को वो मेल उसको दिखाना पड़ता है, और ये सिर्फ एक ऑर्डर की बात नहीं है, वो उस क्लाइंट के सारे ऑर्डर्स की बात है कि मुझे उसको मेल दिखाना पड़ता है कि देखिए ये आपने खुद यहाँ पे हाँ करी है डिलीवरी टाइम पे, और आप भूल कैसे जाते हैं। कभी कभी वो प्राइसेस भी भूल जाता है, कभी कभी वो ज्यादा प्राइस दे के भी बोल देता है कि आप आज इतने कम प्राइस पे कैसे दे रहे हैं, तो फिर उसको दिखानी पड़ती है वो मेल कि देखिए आपने इस पे हाँ किया था। तो हाँ, काम बहुत सारे तो करते इसमें हैं ना। प्रॉफिट भी होता होगा कई बार कि वो भूल गया, उसने नहीं, कम गलत रेट कर बात है, दिया। ऐसे नहीं। कल को उसने देख ली मेल पीछे जाके, तो आप क्या करेंगे। अरे यार शिट, देख लिया यार। तो ये सब सीन भी होते हैं, मतलब होता है, लोग पलट जाते हैं फिर बाद में कुछ और बोलने लगते हैं, उन्हें फिर कुछ प्यार और। से समझा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं नहीं है। समझते लोग प्यार से, कोशिश की हमने। आप प्यार से समझा लेती हैं? प्यार से स्क्रीनशॉट दिखा के। कि स्क्रीनशॉट देखिए, नहीं अच्छा है, प्यार से समझानी चाहिए चीजें, हमने भी बहुत कोशिश की है, नहीं समझते लोग। सैड स्टोरी। तो आ, और जैसे कई बार ऐसा होता होगा कि जो डिमांड है वो आप टाइम पे पूरी नहीं कर पाए, वो दर्दनाक सिचुएशन कैसी एपिसोड। होती है? हाँ, देखो, टाइम पे जो चीज पूरी नहीं होने वाली होती वो टाइम आने से पहले पहले ही पता चल जाती है। हाँ, क्योंकि हम रोज ही फॉलो अप्स लेते हैं हम्म, बेसिकली, तो हमें टाइम आने से पहले पहले ही पता चल जाता है कि इसमें प्रॉब्लम आने वाली है, ये हम्म, डिले होने वाला है। तो हम्म, एक तो हम पहले ही थोड़ा सा बायर को सतर्क करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ थोड़ा थोड़ा डिले होने वाला है, होने वाला है। देख लो। हाँ, देख ली तो मतलब मैनेज करने के लिए, क्योंकि देखो हाँ, उनकी भी आगे लाइंस, प्रोडक्शन लाइंस वगैरह प्लान्ड होती है, तो वो सब कुछ हमें पहले से ही इन्फॉर्म करके उन्हें रखना चाहिए कि हाँ ये थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो तो ऐसे। मतलब ऐसे जैसे जो आपका डील है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसा भी होता होगा कि बहुत सारे और कारीगर बुला लिए, तो करना और भी पड़ता है ये चीजें सब करनी कुछ। पड़ती होंगी। हाँ, तो ये डिसीजन भी वैसे मर्चेंडाइजर का होता है कि बॉस का ही होता है? हम तो सिर्फ आगे अपनी बात रख देते हैं, जो बना रहे हैं मेनली डील कपड़ा। आपसे ही होता है वैसे। हाँ, हम अपनी बात आगे रख देते हैं, वी हैव टू गिव आइडियाज कि ऐसे ऐसे इसको सॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको आइडिया नहीं भी पता तो आपको उनसे बात करके निकलवाना पड़ता है कि इस सिचुएशन को ऐसे ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो खेल पूरा कम्युनिकेशन का ही है, इधर की बात उधर करनी है बस। तो कॉल पे पूरे टाइम मतलब कॉल सेंटर ही बना रखा है एक तरीके से कि सर देख उसको तुम लीजिए। मेल पे कर लो या व्हाट्सएप पे कर लो या आप कहीं वैसे पे। क्या कॉल पे, मेल मैं पे? प्रेफर क्या करती हूँ, मैं आजकल व्हाट्सएप प्रेफर करने लग गई हूँ। इजी, इजी तो है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे दर्द भी नहीं होता ना, कोई कुछ कुछ बोल दे तो। ये समझ सकता हूँ मैं, ये होता है वैसे। तो आपकी जो ये फील्ड है, ठीक है, अगर आपका वैसे एक विजन होगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है, तो आपका विजन क्या है कि एटलीस्ट यहाँ तक तो जाना है? देखो, मैं अपने विजन ज्यादा पब्लिकली बोलती नहीं ओह हूँ। सॉरी, पब्लिकली क्या, मैं किसी दूसरे बंदे के सामने भी अपने बोलती विजन ही नहीं नहीं बोलती हूँ। है। ये एक दिक्कत है कि आप विजन नहीं बोल रहे हैं। तो वैसे जितने भी मर्चेंडाइजर फील्ड में आना चाहते हैं और जितने भी लोग इस फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि इस फील्ड में जाना चाहिए, तो आप उनके लिए एक मैसेज या फिर एक स्पीच की, मतलब हाँ ये चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे, आपको ये चीज अच्छी लगेगी इस फील्ड में, लड़का हो या लड़की नहीं फर्क पड़ता, लेकिन सबके लिए आप देखो, मैं कुछ। रियलिटी बताती हूँ। हम्म, मर्चेंडाइजिंग फील्ड इन स्कूल्स और इन कॉलेज हाँ, ना के बराबर लोगों को पता होती है। मेरे अच्छा, को भी नहीं पता थी। नहीं पता ठीक है। होता। वो लोग क्या पढ़ते हैं, क्या स्टडी करते हैं, बेसिकली या तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हम्म, या डिजाइनिंग हम्म, बेसिकली। तो जो सबसे बड़ा सेगमेंट है एजुकेशन का वो रहता है डिजाइनिंग की तरफ। उसके बाद हाँ, ये आता है, फैशन डिजाइनिंग का बहुत रहता है। हाँ, फैशन डिजाइनिंग का, नॉट
ओनली गर्ल्स, ये अभी सारे जेंडर्स के लिए इक्वली अप्लाइड है कि जो सबसे बड़ा सेगमेंट रहता है वो डिजाइनिंग की तरफ रहता है. दे डू नॉट इवन नो कि इसमें क्या क्या पोजीशंस होती है, मर्चेंडाइजिंग या ये सब नहीं पता होता. मुझे भी नहीं पता थी. ठीक है. तो अगर उन्हें मर्चेंडाइजिंग में आना है तो सबसे पहले उन्हें समझना पड़ेगा अगर वो डिजाइनिंग कर रहे हैं तो इसमें काफी सारी फील्ड्स होती है. डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इनमें काफी सारी फील्ड्स होती है जिसका मर्चेंडाइजिंग एक पार्ट है. ठीक है. तो आपका क्वेश्चन क्या था एक बारी कि कैसे आना चाहिए? मतलब हाँ कि कैसे, क्यों आना चाहिए, किस लिए आना चाहिए. मतलब एक होता है ना कि सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं, रीजन नहीं पता कि क्यों उसके ओवरऑल अंदर एंटर मतलब होते जो हैं. मर्चेंडाइजिंग है ना वो एक ओवरऑल थिंग है. यू विल बी ऑन टॉप ऑल्सो फ्रॉम दैट. मतलब टॉप टू बॉटम रहेगा आपका काम. आप छोटी सी छोटी चीज को भी देखोगे और आप बड़ी सी बड़ी चीज को भी देखोगे, बड़ी सी बड़ी मैनेजमेंट को भी देखोगे व्हाइल बीइंग अ मर्चेंडाइजर. तो अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो इन तीनों चीजों में यू कैन ऑप्ट फॉर मर्चेंडाइजिंग. ठीक है. और ये जो इसका रोल रहता है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रोच का रहता है. उसके बाद में चाहे आपको टॉप टू अपनी बॉटम फर्म मतलब स्टार्ट, टॉप टू बॉटम मतलब आप एक छोटे से छोटे वेंडर जैसे जो सिलाई कर रहा है या स्टिचिंग कर रहा है आप उससे भी वहां पे डील करोगे. ठीक है. चाहे वो उस कंपनी का पार्ट भी नहीं है, चाहे वो दिहाड़ी पे काम कर रहा है, बट आप उससे भी डील करोगे एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. यू हैव टू उसको समझाना पड़ेगा एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. उसका वर्क देखना पड़ेगा एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बीइंग अ मर्चेंडाइजर. और टॉप मतलब बायर से भी आपको डील करनी पड़ेगी. सो यू आर फ्रॉम हेयर टू हेयर, एवरीवेयर, यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग एवरीथिंग बीइंग अ मर्चेंडाइजर. ठीक है. तो अगर आपका कुछ ऐसा इंटरेस्ट है कि आपको सब कुछ ही सीखना है इन अ वाइड सिनेरियो तो मर्चेंडाइजिंग इज फॉर यू. अगर आपको नैरो कुछ सीखना है लाइक सिर्फ एक सैम्पलिंग मास्टर का काम हो गया तो वो सिर्फ एक नैरो काम है. मतलब वो सिर्फ सैम्पलिंग ही कर रहा है. ठीक है. और उसके बाद में एक काम हो गया हमारा जैसे क्वालिटी वाला, तो वो सिर्फ क्वालिटी ही देखेंगे. वो एक जगह पे बैठ जाएंगे टेबल पे, उसके बाद में उन्हें तुम कितने भी फैब्रिक्स दे दो सब फैब्रिक्स में सिर्फ क्वालिटी चेक करेंगे. सो दैट इज अ नैरो वर्क. बट मर्चेंडाइजर का काम ये है कि वो टॉप टू बॉटम हर एक चीज देखेगा. कल को हो सकता है वो क्वालिटी भी देख रहा हो. क्वालिटी वो इतनी अच्छे से नहीं देख सकता बट उसको जो बेसिक्स होते हैं वो क्लियर होते हैं. तो अगर आपका ये है कि आपको एक वाइड अप्रोच में काम करना है, फ्रॉम हर एक चीज जाननी है टेक्सटाइल्स के बारे में, सो आप मर्चेंडाइजिंग चूज करिए. अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको एक जगह पे, आई वुड नॉट से कि एक जगह पे बैठ के काम करना है, आई वुड से कि एक नैरो काम करना है, महीन काम करना है. ठीक है. तो आप क्वालिटी कर सकते हैं, आप बहुत सारी और चीजें टेक्सटाइल्स में वो कर सकते हैं. बीइंग अ मर्चेंडाइजर यू शुड नो एवरीथिंग फ्रॉम तो टॉप. कौन सी बात बायर से भी बात करनी आनी चाहिए और एक जो दिहाड़ी वाला मजदूर है उससे भी बात करनी आनी चाहिए. सबसे बात करनी सबसे बात करनी आनी चाहिए. मेन काम एक कम्युनिकेट करना है तो वो वही कम्युनिकेशन मैं कह रही हूँ, इधर की बात उधर करनी है. फेवरेट काम होता है लोगों का, इधर की उधर, उधर की इधर. सो वैसे ये जैसे आपने बताया कि हमारे स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता या फिर फैशन डिजाइनिंग पे ही फोकस किया जाता है. नहीं मैं पढ़ाया नहीं. मैं कह रही हूँ कि वो मर्चेंडाइजर का जो रोल होता है वो नहीं पता होता. वो जब आप हाँ, नहीं इंडस्ट्री में पता आते हो होता है. उसके बाद ही आपको पता चलता है. तो ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिससे आप इस इन चीजों के बारे में जान पाएंगे, इस टेक्सटाइल फील्ड के बारे में जान पाएंगे, अलग अलग रोल्स के बारे में जान पाएंगे. तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स इस चीज के थ्रू ले जा सकते हैं? हाँ, ये 3 सब्जेक्ट तो मैंने जो बताया, डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग. उसके बाद में सर्टेन कोर्सेज आर देयर जो निफ्ट भी प्रोवाइड करता है, NIFT वो भी प्रोवाइड करता है सर्टेन कोर्सेज. 6 महीने के कोर्स भी होते हैं, 1 साल के कोर्स भी होते हैं. और बाकी इंस्टीट्यूट्स पर्ल ग्लोबल वगैरह होगा, ये सारे भी प्रोवाइड करते हैं. IIT भी आजकल प्रोवाइड कर रहा है और भी इंस्टीट्यूट्स है जो प्रोवाइड कर रहे हैं. सो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली. नाइस. तो बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके. बहुत अच्छा लगा निशा बजाज आपसे मिलकर और आपसे बात करके. बहुत अलग चीज जानने को मिली, बहुत अलग प्रोफेशन को जानने को मिला. ये चीज बहुत अच्छी लगी. हमारे जितने भी ऑडियंस हैं जो इस फील्ड को नहीं जानती है, जिस इस फील्ड के अंदर घुसना चाहती है लेकिन कुछ पता नहीं था, उनको बहुत अच्छा लगा होगा. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन. सो थैंक यू दोस्तों. मैं स्ट्रेंजर मैन
आपको मिलूंगा अगले पॉडकास्ट में। हालांकि एक और होस्ट ने कब्जा कर लिया है, सो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे मिलता रहूंगा, जगह ढूंढता रहूंगा आपसे बात करने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं, शुभ रात्रि।